दोस्तों नमस्कार। आपका अपने ज्ञान कोश एजुकेशन पर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके सामने मैं काव्यशास्त्र का एक बहुत शानदार वीडियो लेकर के उपस्थित हूं और ये संपूर्ण काव्यशास्त्र बिल्कुल संक्षेप में आप यहां पढ़ेंगे। इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे टीजीटी का पेपर हो चाहे पीजीटी का पेपर हो, कहीं भी आप जाएंगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की वीडियो अभी मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि वह पीजीटी के एग्जाम से संबंधित है। टीजीटी में जो है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र नहीं आता है, इसलिए उसका वीडियो मैं आपके एग्जाम के बाद यानी 8 अगस्त के बाद जो है मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। आज आपका 1 अगस्त है, 2021 का ये समय चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बताऊं। काव्यशास्त्र से 5 प्रश्न से के लगभग या 5 प्रश्न कुछ ज़्यादा आगे पीछे 5-7 प्रश्न तो जरूर आते हैं। इतना पढ़ लेंगे तो आपका पूरा का पूरा काव्यशास्त्र तैयार हो जाएगा, इतना आप विश्वास कीजिए। तो ज़्यादा मैं समय नहीं लेना चाहता हूँ, आप सीधे आइए टॉपिक पे। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं कि जो काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित जो पहले आचार्य हैं, काफ़ी चर्चित, आप अच्छी तरह जानते हैं, भरत मुनि। मैं मुख्य मुख्य टॉपिक को मैं सीधे एक मार्कर से हेडलाइन भी मैं बना दिया हूं, केवल उन्हीं सब चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा, बाकी मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो भरत मुनि जो है यह आचार्य बलदेव, इनका समय मानते हैं द्वितीय शती। कभी कभी समय पूछता है कि भरत मुनि का समय क्या है, तो द्वितीय शती मतलब दूसरी शताब्दी मानते हैं। भरत मुनि का प्रसिद्ध रचना आप जानते हैं, नाट्य शास्त्र है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं। आगे आइए भरत मुनि के संबंध में, बस अधिक से अधिक ना एक मैं आचार्य पर ज़्यादा ज़्यादा 5-7 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, और उसमें से एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, पक्का है, विश्वास कीजिए, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, वीडियो बहुत अच्छा है, आप अंत तक देखें पता भी चल जाएगा। इसलिए आप इसी तरह का वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं और मेरे चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर तो जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर की कमी दिख रही है दोस्तों। मैं देख रहा हूं कि 3000 से ज़्यादा लोग एक वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन लाइक और शेयर 300-400 के आसपास आ रहा है, तो बाकी 25-2600 लोग कर क्या रहे हैं। अरे एक पुश कर देना है दोस्त, उसमें लगता ही क्या है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आपकी मर्जी, मैं आपको ऐसे कह रहा हूं, बाकी मर्जी है आपकी। चलिए ठीक है, मैं आप पर छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि कर दें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं, तो 36 अध्याय हैं। कुल कितने श्लोक हैं, तो 5000 श्लोक हैं, ठीक है ना। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने गुणों का चर्चा किया है, तो 10 गुणों की चर्चा किया है। कितने दोषों की चर्चा किया है, 10 दोषों की चर्चा किया है। और कितने अलंकार की चर्चा किया है, तो सिर्फ 4 अलंकार की चर्चा किया है, यमक, उपमा, रूपक और दीपक। बस इससे बाहर नहीं आएगा। प्रश्न कई बार पूछता है, टीजीटी पीजीटी में पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या है 10, 5, 15, 20 ऐसे देता है, दोषों की संख्या है ऐसे देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। कितनी मानी है, 8, बस। शांत रस को इन्होंने नहीं माना है। इससे बाहर भरत मुनि से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, विश्वास कीजिए, इसके बाहर नहीं आएगा। बहुत ज्यादा पोथा पढ़ने का आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब आइए भामा। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामा का जो समय माना है वो 6ठी शताब्दी माना है, 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध माने हैं। और ये कहाँ के निवासी थे दोस्तों, भामा तो कश्मीर के निवासी थे, ठीक है ना। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कभी कोई ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है कि नाट्यशास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में कौन आचार्य इसको इसका प्रतिपादन किए, तो आचार्य भामा का नाम आता है, क्योंकि यही जो है नाट्यशास्त्र से अलग हट करके एक नए संप्रदाय को चलाया, ठीक है ना, एक नए संप्रदाय को स्थापित किया। तो ये क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि भामा का रचना पूछता है अक्सर कि काव्यालंकार किसकी रचना है, तो काव्यालंकार किसकी है, भामा की है, ठीक है ना। कितने परिच्छेदों में विभक्त किया गया है, तो 6 परिच्छेदों में विभक्त किया गया है। परिच्छेद का मतलब अध्याय, आप समझ सकते हैं, ठीक है। बस अब इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है।
अब आगे देख लीजिए थोड़ा सा और इनके सिद्धांत को देख लीजिए, ठीक है ना। अब 6 जो परिच्छेद हैं देखिए यहाँ, अब अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो हालांकि ये पूछता नहीं दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप सरसरी निगाह से देख लीजिए। पहला जो परिच्छेद है वो काव्य के साधन, लक्षण तथा भेदों के बारे में वर्णन है। दूसरे और तीसरे में क्या है, अलंकार निरूपण है। चौथे परिच्छेद में क्या है, 10 दोष का निरूपण किया गया है। पांचवें में क्या है, न्याय विरोधी दोष का निरूपण किया गया। छठवें में क्या है, शब्द शुद्धि निरूपण किया गया। बस ठीक है ना। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये पूछता है यह किसका सिद्धांत है, अक्सर पूछता है, ध्यान दीजिएगा। तो यह जो है कि आपका भामा का है, ठीक है ना, भामा का। इसके बाद है कि भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर भरत मुनि ने कितने गुण माने, इसके पहले भी मैं बताया हूं 10 गुण, लेकिन यह केवल कितने गुण माने हैं, 3, और यही 3 चर्चित भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि माधुर्य, ओज और प्रसाद यही गुण इसमें चर्चित हैं। तो इन गुणों की प्रतिस्थापना जो है कि किसने किया था, भामा ने ही सबसे पहले किया था, ठीक है ना। उसके बाद इनका एक कथन और भी आता है, वक्रोक्त को सभी अलंकारों का प्राण, वक्रोक्त को सभी अलंकारों का प्राण किसने माना, ऐसा क्वेश्चन आता है तो भामा ने माना है। आगे देखिए 10 विधि काव्य दोषों का विवेचन किया है, यह भी एक टॉपिक देख लीजिएगा। और रीति को न मानकर काव्य गुणों का विवेचन किया, ये रीत को न मानकर के काव्य गुणों का ही विवेचन किए हैं। तो बस इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, विश्वास करिए दोस्तों, नहीं आएगा। आप केवल इतना तैयार कर लीजिए, आपका बेड़ा पार 100% है और आपका एक सीट तो इस परीक्षा में सुरक्षित है दोस्तों। मैं प्रतिदिन ईश्वर से दुआ करता हूं, ठीक है। आगे देखिए, अब दंडी के बारे में जान लिया जाए। भामा पढ़ लिए और इसके पहले भरत मुनि पढ़ लिए, उसी क्रम से इन लोगों का जन्म सती भी है, मतलब जैसे जन्म का अगर ये पूछ दिया जाए कि मतलब कौन आचार्य इसको मतलब उसको सही क्रम में, इनके जन्म के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो उसी क्रम से आप याद कर लीजिए, आपका सही क्रम भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले भरत मुनि है, फिर भामा है, तीसरे में आ जाएंगे दंडी, ठीक है ना। दंडी को देखिए, इनकी जो शताब्दी मानी जाती है, जो माना जाता है 7वीं शताब्दी माना जाता है, ठीक है ना। और ये दक्षिण भारत के निवासी थे। दंडी जो है ये पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित भी थे, ये भी याद कर लिए, ध्यान दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट काव्यादर्श, अक्सर पूछता है काव्यादर्श किसकी रचना है, तो दंडी की है, ठीक है ना। आगे देखिए काव्यादर्श में कुल कितने परिच्छेद हैं, ये पूछा जाता है। तो कितने परिच्छेद हैं, 4। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है, पूछता तो नहीं है लेकिन फिर भी तैयार कर लीजिए, कभी पूछ भी सकता है, पीजीटी में पूछ सकता है, टीजीटी में भले ना पूछे लेकिन पीजीटी में पूछ सकता है। तो 650 श्लोक इसमें, कितने श्लोक हैं, 650 श्लोक हैं। उसके बाद आगे देखिए, दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया। पहले यह एक में माना जाता था, लेकिन इन्होंने वैदर्भी और गौड़ी में एक अंतर मैंने भेद बताया और मतलब इसको स्पष्ट रूप से इसका वर्णन भी किए, ठीक है। तो ये आप ध्यान दे दीजिएगा। अब जो है कि जो परिच्छेद हैं, 4 परिच्छेद, किस परिच्छेद में किसका किसका जिक्र किया गया है, थोड़ा इसको भी सरसरी निगाह से देख लीजिए। वैसे इस तरह से तो पीजीटी में आ सकता है लेकिन टीजीटी में नहीं आएगा। अगर आप पीजीटी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मैं पीजीटी के अपने सभी चहेते दोस्तों से मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप बार बार कह रहे हैं कि पीजीटी का क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का हल करवा दीजिए। तो अभी मैं टीजीटी पर पूरा मेरा ध्यान है, क्योंकि अभी यही परीक्षा जल्दी होने जा रहा है, 1 सप्ताह सिर्फ आपके पास समय बचा हुआ है। 8 तारीख के बाद जैसे परीक्षा समाप्त होता है उसके बाद आपके पास 10 दिन का समय और बचेगा। उस दौरान मैं आपका पूरा ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर और उसके बाद से स्पेशल पीजीटी लेवल का मैं प्रैक्टिस सेट भी डालूंगा, ठीक है। स्पेशल पीजीटी, इसमें तो पीजीटी टीजी दोनों लेवल का पड़ ही रहा है। और हाँ, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे 2 तरह के क्वेश्चन आप मिलेगा, एक कठिन काव्य मतलब कठिन भी सेट आपको मिलेगा और आसान सेट भी मिलेगा। तो कठिन सेट को भी हल करिए, आसान सेट को भी हल करिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग आसान तरफ भागते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आप जान रहे हैं वो क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं,
तो आसान हल करके एक अपना कॉन्फिडेंस बनता है कि चलो यार 125 मैंने 122-23 कर दिया। लेकिन कठिन सेट अगर आप हल करते हैं, भले ही 100 के नियर अबाउट पढ़ते जाते हैं, उसके पहले भी होता है, तो होता क्या है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये खुशी की बात है, क्योंकि आपके सामने 25-30 क्वेश्चन ऐसे आए जो आप नहीं जानते हैं, आप उस वीडियो के माध्यम से जान लेंगे ना, तो कम से कम 15-20% क्वेश्चन तो टीजीटी में टफ लेवल के आते ही हैं। मेरी बात आपसे समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए आगे देखिए। तो पहला परिच्छेद क्या है, इसमें काव्य लक्षण भेद रीति तथा गुण का विवेचन किया गया है। दूसरे में अर्थालंकार का निरूपण किया गया है। तीसरे में शब्दालंकार का निरूपण किया गया है, विशेष करके यमक अलंकार का। और चौथे में 10 विधि काव्य दोषों का विवेचन किया गया है। ठीक है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अक्सर पूछा जाता है कि रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक, प्रवर्तक नहीं, मार्गदर्शक किसे मानते, प्रवर्तक और मार्गदर्शक में देखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा ये मार्गदर्शक और प्रवर्तक में। तो किसे मानते हैं, तो ये कौन है, दंडी हैं। तो ये रीति संप्रदाय के मार्गदर्शक माने जाते हैं। किसने कहा है, तो आचार्य बलदेव उपाध्याय ने कहा है। ठीक, बस इससे ज्यादा इसमें से नहीं आएगा, इससे ज्यादा इसमें से बिल्कुल नहीं आएगा। बस इतना आप तैयार कर लीजिए। ठीक है ना। आगे देखिए, वामन के बारे में देख लेते हैं। उसी क्रम से आचार्यों का है, अब मैं बताऊंगा नहीं, आप उसी क्रम से चाहें तो आप एक शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं कि कौन आचार्य किस किस तरह से किस क्रम में मैं पढ़ा रहा हूं, उसी क्रम से उनका जो है कि अगर व्यवस्थित करने की बात आएगी तो आप उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ ऊपर उनका सती भी दिया हुआ, किस सती के हैं ये, इससे क्लियर होता चला जाएगा। आइए वामन के बारे में देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये हमेशा पूछा जाता है, कई बार टीजीटी में भी पीजीटी में भी दोहराया जा चुका है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो ये कौन है, वामन है। क्लियर हुआ। इनका शताब्दी क्या है, जन्म शताब्दी क्या है, तो 8वीं शताब्दी है, 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। वामन कहाँ के रहने वाले थे, तो कश्मीर के रहने वाले थे, और नरेश जयापीड़ के क्या थे, मंत्री थे। ठीक है ना। सबसे जरूरी काव्यालंकार सूत्र, देखिए उधर काव्यालंकार आप पढ़े हैं भामा का, याद करते चलिएगा कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो रचनाओं में भी। काव्यालंकार जो है भामा का है, और काव्यालंकार सूत्र जब आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, वामन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, वामन का, आचार्य वामन का हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। अब काव्यालंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 319 है। कितनी है, 319 है। कितने परिच्छेद, परिच्छेद का मतलब इसके पहले मैं बता चुका, अध्याय से इसका अर्थ आप समझिएगा, अध्याय सर्ग कांड जो भी आप कह सकते हैं। तो ये 5 परिच्छेद में ये विभक्त है। ठीक है ना। आगे देखिए, रीति को काव्य की आत्मा, यानी किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा माना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब देखिए जो मैं बता रहा हूं, विश्वास करिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, और आपको आज के बाद से काव्य शास्त्र को नहीं उलाटना पड़ेगा। पूरा का पूरा काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, मेरा पूरा दावा है। और आप विश्वास करिए, वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको खुद होने लगेगा हाँ यार बड़ी संक्षेप में बताया गया है। चलिए, रीतिरात्मा काव्यस्य, यह एक सूत्र है, तो किसका है, इन्हीं का है, रीतिरात्मा काव्यस्य, माने रीत को काव्य की आत्मा कहा गया है। ठीक है ना। आगे देखिए, ये जो है कि गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुणों को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं। अब ये प्रश्न पूछ सकता है कि गुण को अलंकार से अधिक महत्व किस आचार्य ने दिया है, तो वामन हो जाएगा। ठीक है ना। और गुण तथा अलंकार में पारस्परिक विभेद किसने किया था, तो वामन ने किया था। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली, इन 3 रीतियों की कल्पना की है, जैसा कि इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, कि ये रीतियां 3 होती हैं, इसके पहले आप जानते हैं। आगे देखिए, 10 गुणों, 10 प्रकार के गुणों, शब्द तथा अर्थ को उभयगत मानकर ये 20 प्रकार के गुण मानते हैं। अब देखिए, कब ये पूछ देता है कि 20 गुण कौन मानते, कौन आचार्य माना है, तो यह भी उत्तर आपका हो जाएगा वामन। तो ये 20 में क्या है, 10 शब्द के गुण मानते हैं और 10 अर्थ के गुण मानते हैं। तो 10 और 10 ये दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। आगे देखिए, वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा, यानी वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा ये मानते हैं। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कि सभी अलंकारों को, समग्र अलंकारों, सभी अलंकारों को उपमा का प्रपंच मानते हैं।
ये प्रश्न पूछ सकता है कि उपमा का प्रपंच, सभी अलंकारों को उपमा का प्रपंच किस आचार्य ने माना है? तो वामन ने माना है। बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों, कुछ नहीं आएगा। आपको लग रहा होगा कि यार इतना मैं मर मर करके पढ़ा हूं, इतना बड़ा बड़ा मैं पोथा पढ़ा हूं इसके बारे में, लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजें शायद दिमाग से उतर गया हो, लेकिन यहां से आपको कभी नहीं उतरेगा। बस इतना ही केवल रट लीजिए, आपका एकदम 100% बेड़ा पार होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे देखिए, उद्भट के बारे में देख लिया जाए। अब इसके जितने आचार्य हैं, बहुत कम क्वेश्चन बनेगा, 2 3 4 2 3 4 से ज्यादा नहीं बनेगा। आगे देखिए, उद्भट। उद्भट जो है ये भी अलंकार से संबंधित ग्रंथ है, क्योंकि पूछ देता है निम्न में अलंकार से संबंधित आचार्य कौन है, तो तीन लोगों का नाम रहेगा, इसमें एक उद्भट का भी रहेगा। वो 3 लोग आचार्य, वो क्या नाम है, अलंकार से संबंधित नहीं रहेंगे। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने कश्मीर के राजा जयपीठ का सभापति इनको बताए हैं, ठीक है ना। और अलंकार सार संग्रह, देखिए अब अलंकार पर 3 रचना हो गया। काव्यालंकार, अलंकार सॉरी बोले हैं, काव्यालंकार सार संग्रह, शायद इसके पहले अलंकार काव्य संग्रह बोल दिए, सॉरी। काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार सार संग्रह, इसी क्रम से आप याद कर लीजिए। काव्यालंकार भामा, काव्यालंकार सूत्र वामन, और अभी इसके पहले पढ़े हैं वामन का, और ये काव्यालंकार सार संग्रह ये उद्भट का। इसी क्रम से आप तैयार कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी आता है तो यार कौन पढ़े हैं यार, याद नहीं पड़ रहा है, तो उल्टा सीधा आप लगा कर चले आएंगे, दिक्कत हो जाएगा। ये क्रम से तैयार कर लीजिए। आगे देखिए, श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ माने, बाकी कुछ जरूरत नहीं है आपको पढ़ने का, बस इतना देखिए। श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ माने हैं, और श्लेष के ये 2 भेद माने हैं, ठीक है ना, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। इससे ज्यादा इसमें से कुछ नहीं आएगा, इससे ज्यादा उद्भट के बारे में कुछ नहीं आएगा, बस इतना आप तैयार कर लीजिए। चलिए अब आइए रुद्रट के बारे में। रुद्रट को देख लिया जाए। रुद्रट भी कश्मीर के निवासी थे, और इनका जन्म जो कि 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। रुद्रट की रचना देखिए, फिर काव्यालंकार आ गया। काव्यालंकार तो देख लीजिएगा, अब काव्यालंकार 2 लोगों का हो गया, ठीक है ना, ध्यान दे दीजिएगा। अगर इसमें से दोनों का अगर दे देगा तब तो समझिए वो प्रश्न विवादित हो जाएगा, या फिर अगर मान ली भामा का नहीं देता है, केवल रुद्रट का देता है तो याद रख लीजिएगा, नहीं तो फिर अगर रुद्रट का नहीं याद किए रहेंगे तो भामा को ढूंढेंगे, मिलबा नहीं करेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 16 अध्याय हैं। कितने श्लोक हैं? 734 श्लोक हैं, ठीक है। बस इसके बाद और कुछ खास इसमें से प्रश्न नहीं बनता है। संभवतः रुद्रट ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों का 4 वर्गों में बांटा है, वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए इसको, ठीक है। आइए, आनंदवर्धन। आनंदवर्धन के बारे में जान लिया जाए। आनंदवर्धन जो है कि ये भी कश्मीर के ही थे, और कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे। इनका भी जन्म जो है कि 9वीं शताब्दी, इनका जन्म कब माना जाता है? 9वीं शताब्दी माना जाता है, ठीक है ना। आनंदवर्धन जो है काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय, ये अक्सर पूछता है, बहुत बार पूछा गया टीजीटी पीजीटी में, क्योंकि काव्य शास्त्र में बहुत कम आचार्य हैं ना, और इसी में से सब में दोहराया जाता है। दोस्तों काव्य शास्त्र सबसे कठिन लगता है, मैं बता दूं, हर एक कैंडिडेट के लगता है यार काव्य शास्त्र मेरा तैयार नहीं है, काव्य शास्त्र नहीं तैयार है, कैसे तैयार करेंगे? मैं बताऊं, बहुत आसान है, बहुत आसान। गिने चुने ज्यादा से ज्यादा 10-12 आचार्य हैं, और 10-12 आचार्यों से ज्यादा ज्यादा आपका बहुत ज्यादा बनेगा तो 35-40 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बनेगा, और उस 35-40 में 15-20 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बनेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। बस उन्हीं क्वेश्चन को आपको, ये सब मैं जो बता रहा हूं, कहाँ के निवासी थे, किसके सभा पंडित थे, सब नहीं आता है। जन्म शताब्दी कब की पूछ देता है, और इनका जो है कि रचना पूछता है, अक्सर यही पूछता है, या कुछ खास जो काम किए हैं काव्य के लिए उसके बारे में थोड़ा सा पूछ देता है। तो बहुत आसान है, इस वीडियो को देखिए, दोबारा आपको काव्य शास्त्र देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नए हैं, इसी तरह का अगर शानदार वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जरूर कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, तो ध्वनि संप्रदाय के क्या है? प्रवर्तक इनको माना जाता है, और आनंदवर्धन ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की है। देखिए, संप्रदाय और रचना दोनों एक समान है। तो ध्वन्यालोक
इनकी क्या है, रचना यानी ग्रंथ है, और ध्वनि संप्रदाय जो है कि ये प्रवर्तक माने जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, इसको याद कर लीजिए। अच्छा, ध्वन्यालोक में 4 उद्योग, उद्योग का मतलब वही अध्याय, देखिए यहाँ लिख भी दिया है, ठीक है ना, जो मूलतः कारिकाएं माने सूत्र की व्याख्या है। जो क्या है, सूत्र, कारिका मन होता है सूत्र की व्याख्या, कारिकाएं हैं यानी इस सूत्र की व्याख्या केवल किया गया। इससे ज्यादा आनंदवर्धन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट तो बस सिर्फ 2 ही है, इसके प्रवर्तक और ये ध्वन्यालोक के क्या नाम है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक और ध्वन्यालोक की रचना। बस आगे देखिए, अब अभिनव गुप्त को देख लीजिए। अभिनव गुप्त ये भी कश्मीर के ही थे, और इनकी भी जन्मशती 10वीं शताब्दी मानी जाती, 10वीं शताब्दी को उत्तरार्ध माना जाता है, ठीक है ना। अभिनव गुप्त के पिता का नाम नरसिंह गुप्त था, और ये चुखलक के नाम से प्रसिद्ध थे, चुखलक के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। और इसके बाद इनका कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। अभिनव गुप्त ने निम्नलिखित ग्रंथों की टीकाएं लिखी है, इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। ये मूल ग्रंथ नाट्यशास्त्र है, लेखक भरत मुनि है, इस पर अभिनव भारती के नाम से टीकाएं लिखे हैं। ध्वन्यालोक जो है कि आनंदवर्धन का भी पढ़े हैं, और लोचन के नाम से टीका लिखे हैं। काव्य कौस्तुभ भट्टतौत का है, और काव्य कौस्तुभ विवरण के नाम से लिखे हैं, ठीक है ना। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृत की रचना की है। तो पूछ सकता है कि तंत्रालोक नामक दार्शनिक कृत के रचयिता कौन है। बस इससे ज्यादा इसमें से नहीं आएगा, अभिनव गुप्त से नहीं आएगा काव्यशास्त्र में। कुंतक, कुंतक देखिए भी कश्मीर के ही निवासी थे। वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक इनको माना जाता है। इनका समय भी 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है, ठीक है ना, याद कर लीजिए। उसके बाद वक्रोक्ति जीवित नामक 4 उन्मेषों में विभक्त कारिका एवं वृत्ति से संवलित ग्रंथ है। तो ऐसे पूछ सकता है कि वक्रोक्ति जीवित ग्रंथ किसका है, तो कुंतक का है। ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आइए धनंजय को देख लीजिए। ये जो है कि धारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित थे, मुंजराज के सभा पंडित थे। इनका भी जन्म 10वीं शताब्दी का उत्तरार्धी माना जाता है, ठीक है ना। और ये जो धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे, 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। तो धनंजय क्या थे, ये ध्वनि विरोधी आचार्य थे, ये ध्वनि का विरोध करने वाले आचार्य थे। ये परीक्षा में पूछ सकता है कि ध्वनि विरोधी आचार्य किसे माना जाता है, तो ध्वनि से धनंजय का तार जोड़ लीजिए, नहीं भूलेगा। 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। 10 रूपक ग्रंथ की रचना किसने किया है, तो किसने किया है, धनंजय ने किया है, ठीक है ना। बस इसके बाद 10 रूपक में कुल कितने प्रकाश यानी वही अध्याय हैं, तो 4 प्रकाश हैं। कुल कितनी कारिकाएं हैं, तो 300 हैं। इसके बाहर नहीं आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आइए महिम भट्ट को देख लेते हैं। ये भी कश्मीर के निवासी थे। निवासी वगैरह तो नहीं पूछता है, यदा कदा कभी मासे छमासे वाली बात है, कभी कभी बहुत सारे 8 साल 10 साल के बाद कभी कुछ क्वेश्चन उल्टा सीधा बना दिया तो पूछ सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। महिम भट्ट का समय 11वीं शताब्दी माना जाता है। बस ये इसमें इतना ही है, बाकी कुछ खास नहीं है। यहाँ थोड़ा देख लीजिए, महिम भट्ट ने ध्वनि मतों के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। तो ये आ सकता है कि व्यक्ति भी, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन देख लीजिएगा कि व्यक्ति विवेक जो है कि किसकी रचना है, तो हो जाएगा व्यक्ति विवेक कितने विमर्शों यानी अध्यायों में है, तो 3 विमर्शों में व्यक्त है। अब आ जाइए भोजराज। भोजराज से प्रश्न पूछता है, ध्यान दीजिएगा, भोजराज है, मम्मट है, जरूर पूछता है, ध्यान दीजिएगा। भोजराज ये धारा प्रदेश के रहने, भोजराज धारा प्रदेश के राजा थे। क्या थे, वहां के राजा थे। हाँ, ये पूछ सकता है कि भोजराज कहाँ के राजा थे, तो धारा प्रदेश के राजा थे। 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा गया है परीक्षाओं में, बार बार पूछा जाता है, सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है, या फिर श्रृंगार प्रकाश। ये 2 ग्रंथ की रचना इन्होंने किया है, इसके बाहर नहीं आएगा। मम्मट को देख लिया जाए। मम्मट का जन्म भी कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के ये भी थे, ठीक है ना। अच्छा, इनका भी समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है।
काव्य प्रकाश बार बार पूछता है, काव्य प्रकाश किसकी रचना है, काव्य प्रकाश किसकी रचना, मत भूलिएगा मम्मट का है, ठीक है। अच्छा, काव्य प्रकाश में कुल कितने उल्लास यानी अध्याय हैं, ये पूछ सकता है, तो 10 उल्लास हैं, 10 अध्याय हैं, ठीक है ना। कुल कितने अध्याय हैं, 10। बस इसके बाहर नहीं आएगा मम्मट से। मैं बताया ना कि एक आचार्य से 4-5 क्वेश्चन जो काफ़ी कुछ किए हैं काव्य शास्त्र के लिए, तो 5-7-8 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा बनेगा ही नहीं। क्षेमेंद्र को देखिए, बहुत शानदार। क्षेमेंद्र को देखिए, ये कश्मीर के निवासी थे, 11वीं शताब्दी इनका भी समय माना जाता है। औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक, बार बार पूछा गया है। आप अगर आप देख रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट को देख रहे होंगे या लास्ट ईयर क्वेश्चन को देखे होंगे, तो अक्सर पूछता है कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ठीक है ना। तो ये कौन है, क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त थे, ये अक्सर पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखिए, कवि कंठाभरण, अब इनकी जो रचनाएं हैं क्या क्या हैं, कवि कंठाभरण, सुवृत तिलक, ये 2 इंपॉर्टेंट है, दशावतार चरित 3, औचित्य विचार चर्चा माल ये भी है, तो खैर चाहे तो याद कर सकते, 4 ही रचना याद कर लीजिए। कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत तिलक और दशावतार चरित, इससे बाहर नहीं आएगा। अब आइए रुइयक। रुइयक जो है कश्मीर के निवासी थे, बाकी आगे छोड़िए उसको। अच्छा, इनका जो ग्रंथ है उद्भट विवेक नाम से टीका लिखा है। ये उद्भट के जो ग्रंथ पर जो है कि उद्भट विवेक नामक टीका, उद्भट के ग्रंथ पर, ठीक है ना, ये एक टीका लिखे हैं। रुइयक का समय जो है 12वीं शताब्दी माना जाता है, और अलंकार सर्वस्व नामक एक मौलिक ग्रंथ की रचना की, क्योंकि ये तो इनका अनुदित ग्रंथ है जो उद्भट विवेक के नाम से लिखे हैं, ठीक है, उद्भट के ग्रंथ को। लेकिन इनका जो मौलिक रचना है वह अलंकार सर्वस्व है। बस इससे बाहर इसमें से कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। शोभाकार मित्र से तो कुछ क्वेश्चन कभी उठाता ही नहीं है, लेकिन अगर उठा सकता है तो हो सकता है पूछ दे, अलंकार रत्नाकर ग्रंथ की रचना किसने किया है, तो शोभाकार मित्र का है, ठीक है ना। हेमचंद का देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन इससे बन सकता है। हेमचंद गुजरात के थे और राजा कुमार पाल के गुरु थे ये। काव्यानुशासन अक्सर आता है कि काव्यानुशासन नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो हेमचंद ने किया था। हेमचंद के जो 2 शिष्य थे, अक्सर ये लोग चर्चा में हैं, रामचंद्र तथा गुणचंद्र। अक्सर जब नाम आता है रामचंद्र गुणचंद्र, रामचंद्र तो लगता है कि दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, लेकिन नहीं, रामचंद्र और गुणचंद्र 2 अलग अलग के शिष्य हैं, और इस सम्मिलित रूप से नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की है। इसलिए जब आता है कि नाट्य दर्पण ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो रामचंद्र गुणचंद्र, तो लगता है कि दोनों एक ही नाम है, लेकिन दोस्तों एक नाम नहीं है, 2 इनके हेमचंद्र के शिष्य हैं, दोनों एक साथ मिलकर के किए हैं, इसलिए नाट्य दर्पण के रचयिता का नाम रामचंद्र गुणचंद्र के रूप में आता है। अच्छा, बस इसके बाद और कुछ नहीं है। रामचंद्र को प्रबंधर शतकर्ता की उपाधि से मंडित किया गया है। ये थोड़ा सा एक आध बार देख लीजिएगा, हालांकि ये सब जल्दी आता नहीं है, अभी तक मैं कभी नहीं देखा हूँ कि किसी भी परीक्षा में आया हो। जयदेव के बारे में देख लीजिए, बस 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनेगा। कहाँ के निवासी थे, मिथिला के, और चंद्रालोक के रचयिता, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही आप देख लीजिए। हाँ, कभी कभी ये पूछ सकता है कि चंद्रालोक में कितने मयूख, यानी वही अध्याय की बात हो रही है, ठीक है ना, ये आप पूछ सकता है, तो 10 मयूखों के बारे में और 15 अनुष्टुप श्लोकों की चर्चा की है। तो ये सब भी थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लीजिएगा। विश्वनाथ कहाँ के रहने वाले थे, उत्कल यानी उड़ीसा के रहने वाले थे, ठीक है ना। राजा संधि विग्रही के ये क्या थे, राजकवि थे, ठीक है ना। विश्वनाथ कविराज उत्कल उड़ीसा के राजा के संधि विग्रहिक, नहीं संधि विग्रहिक दोस्तों कोई उपाधि लग रहा है, हम कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा अगर आपको पता होगा तो हमें कमेंट करके बताएंगे कि संधि विग्रहिक कोई उपाधि है, यह मतलब उड़ीसा के राजा के संधि विग्रहिक थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों में इनकी एक ही रचना है, और ये उसी रचना से चर्चित आप जानते हैं, साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण इनका है,
और उसी से चर्चित हैं। तो इसमें कितने परिच्छेद हैं? तो दोस्तों 10 परिच्छेद हैं, ठीक है ना, 10 परिच्छेद हैं। तो आप इसको जो है देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें से। विद्याधर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए अप्पय दीक्षित और पंडित राज जगन्नाथ, ये दो लोगों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, बस वीडियो यही समाप्त हो जाएगा। अप्पय दीक्षित जो है ये भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे, ठीक है ना। चित्र मीमांसा और कुवलयानंद अक्सर पूछा जाता है, संस्कृत की रचना में अक्सर आता है कि कुवलयानंद किसकी रचना? तो अप्पय दीक्षित की है, ठीक है ना। तो अप्पय दीक्षित ने वृत्तिवर्तिक, चित्र मीमांसा तथा कुवलयानंद नामक ग्रंथों की रचना है। तो 3 ग्रंथ हैं, इनको रट लीजिए। वृत्तवर्तिक है, चित्र मीमांसा है, कुवलयानंद तो अब अक्सर आता है, ध्यान दीजिएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा। पंडित जगन्नाथ, बस कुछ नहीं, पंडित जगन्नाथ एक ही रचना से फेमस हैं और वो रचना है रस गंगाधर। बस पंडित राज जगन्नाथ जो है रस गंगाधर से ही प्रसिद्ध हैं। हाँ, अगर इनका सती पूछता है तो 17वीं सती हो जाएगा, और अगर कहीं क्रम से लगाना है तो सबसे लास्ट जो होगा पंडित राज जगन्नाथ का, आप उसको टिक कर सकते हैं। ऐसी क्रम से आप तैयार कर लेंगे तो आपका वह भी नहीं गलत होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का वीडियोज़ आपको प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर लीजिए, या आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, जो इस समय छोटे छोटे वीडियो जो मैं बनाया हूँ कि एक समान मिलती जुलती रचनाएं, एक ही नाम की रचनाएं, किन की रचनाओं पर फिल्में बनी हैं, इसके पहले बहुत सारा वीडियोज़ पड़ा हुआ है मेरे प्लेलिस्ट में, आप जा कर के देख सकते हैं। या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, उसको अवश्य देख लीजिए, वह परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक निवेदन है कि आज पहली तारीख है, आज के बाद से जितना अधिक आप प्रैक्टिस सेट हल करेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। आप नए क्वेश्चन को मत देखिए, जो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक हल कीजिए, ताकि परीक्षा का भय आपका समाप्त हो जाएगा। भय का मतलब जो आप पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं दोस्तों, उनकी मैं बात कर रहा हूं। जो लोग बार बार दिए हैं परीक्षा उनकी तो मैं बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद अभी हमारा दोपहर के बाद 21वां प्रैक्टिस सेट आने जा रहा है, आप उसको अवश्य देख लीजिएगा।